नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्ट्रीट यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ जो हस्ती हैं, मुझे उनका इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं अपनी भावनाओं के बारे में ज़रूर आपको बताऊंगा। पिछले करीब 25 साल के जर्नलिज्म करियर में बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू किया है, बहुत सारे लोगों से बातचीत की है, मिला हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, गवर्नर सबसे मिले, लेकिन इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई किसी व्यक्ति का इंटरव्यू करने में जितनी मुझे आज सोनम वांगचुक साहब के साथ बातचीत करके हो रही है। ये लिविंग लेजेंड हैं। इन्होंने हिंदुस्तान की जो एजुकेशन सिस्टम है, जो विचार है, उसमें क्रांतिकारी बदलाव किया है। इन्होंने लद्दाख में रहते हैं, वो लेह में रहते जरूर हैं, लेकिन अकेले लेह का इन पर अधिकार नहीं है। पूरे भारत के हर बाशिंदे का सोनम वांगचुक साहब पर बराबर का अख्तियार है। वो केवल लेह के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर हिस्से के नेता, हर हिस्से के अभिमान है, हमारे प्राउड है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सोनम साहब। आपने वक्त दिया सर, इतना बिजी शेड्यूल के बावजूद भी। और सब, मैं तो इतना हैरान हुआ जब मैं पहली दफा आपको देखा, आप वहां से वॉक करके आ रहे थे। मुझे लगा सोनम वांगचुक साहब इतना बड़ा कद है, कोई लंबी चौड़ी गाड़ी में आएंगे, 20-30 लोग इनके साथ होंगे, आप अकेले सर वॉक करके आ रहे थे। आपकी सिंप्लिसिटी को सलाम है सर। अभी एजुटेशन आप लोगों ने कुछ दिन के लिए होल्ड किया है जी, तो लेकिन एजुटेशन का मैंने देखा कि बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, लोगों में एक बड़ी जागरूकता आई, तो ये होल्ड करने की आपको क्यों ऐसा जरूरत पड़ी सर? वैसे तो लोग कहते हैं कि आपने मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, आचार संहिता के बाद क्यों किया, पहले क्यों नहीं किया। तो वो हम करना चाहते थे क्योंकि इस दौरान ही सरकारें सुनती हैं, लोगों का जो मुद्दे होते हैं उन पे ध्यान जाता है क्या है, वरना सुनेंगे नहीं 5 साल। तो इसलिए हम अभी तक आए। अभी हमने इसलिए रोका कि लेह में जो चुनाव है, पूरे भारत में तो काफ़ी पहले शुरू हो गया, मगर लेह में जो चुनाव है आने वाले 7-8 दिनों में है, तो हाँ 20 तारीख को है, तो हम नहीं चाहते थे कि इसका उस पर सीधा प्रभाव पड़े। हम प्रभाव डालना चाहते हैं, लोगों की सोच बदल कर, शिक्षित करके उनको पर्यावरण के, संस्कृति के संरक्षण के बारे में। मगर जब चुनाव जोरों पर हो तो फिर हमने जो अभी तक किया उसी को समझकर वो अपना ख्याल से अपना वोट करें, हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, ऐसा साबित करने के लिए हम थोड़े पीछे हैं। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है? आप लोग अगर इतना बड़ा एजुटेशन कॉज के लिए साथ कर रहे हैं, तो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़े देखेंगे तो उसमें क्या बुराई है? अब अल्टीमेटली तो कॉज इंपॉर्टेंट है। बुराई नहीं है, हम उन सब पार्टियों को समर्थन करते हैं जो लद्दाख के संरक्षण की बात करते हैं या प्रतिज्ञा करते हैं। जो नहीं करते हैं उनके साथ नहीं है। तो एक तरह से ये आंदोलन पॉलिटिकल उस लेवल पे तो है। अब पार्टी पॉलिटिकल हम वैसा नहीं होना चाहते हैं, मुद्दों पर होना, एक विचार के साथ आप खड़े हैं। जी जी। तो लेकिन ये आपने जो जागरूकता अभियान चलाया सोनम साहब, ये पूरे देश में, पूरे विश्व में लोगों ने इसको देखा जी। कल मैं एक टैक्सी ड्राइवर साहब से मुलाकात की और उनको उनकी 6 शेड्यूल के बारे में नॉलेज जानकर मैं हैरान रह गया कि लोगों को इतना समझ आ गई, और ये इसका सबसे बड़ा श्रेय मुझे लगता है आपको। तो सर, आपने कई बातें बताई, उसमें मेरा एक सवाल ये उठता है कि अगर 6 शेड्यूल की आप बात कर रहे हैं, यहाँ की जमीन की बात कर रहे हैं, अगर इंडस्ट्रीज यहाँ पर नहीं आएंगी तो विकास कैसे होगा? रोजगार में नंबर 2 पे बेरोजगारी में लद्दाख अभी पहुंच गया है, वो एक बड़ा मसला मेरे ख्याल से है। पहली बात तो रोजगारी में नंबर 2 पे ये उद्योग के कारण नहीं है। सरकार ने अपने सारे जो रोजगार हैं वो बंद कर रखे हैं, खुला नहीं, उसका जो ढक्कन बंद करके रखा है। तो जैसे ही वो खोलेंगे तो वो सब सेटल होगा, मगर कब खोलें, जब ये सब मुद्दे हल होते हैं उसकी शायद बात है। दूसरी बात, ये भी हम नहीं कह रहे हैं कि कोई उद्योग ना आए, कोई उद्योग ना आए, बिल्कुल लद्दाख को बंद रखा जाए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, ये बहुत समझने की ज़रूरत है, लोग कभी गलत समझते हैं, कि हम ये कह रहे हैं कि जो भी हो, यहाँ उद्योग हो या जो भी हो, वो यहाँ के स्थानीय जनता या जनजातियों से समन्वय के साथ हो। वही तो 6 शेड्यूल है। 6 शेड्यूल ऐसी कोई दीवार नहीं है जो हर चीज़ को बंद कर दे दीवार के उस तरफ। 6 शेड्यूल हमारे संविधान का एक बहुत ही सुंदर विशेषता है, जिसमें कि जो जनजातीय संस्कृतियां हैं, हमारे देश की जो विरासत है, जो विविधता की जो सबसे बड़ी मतलब सुंदरता है, उनको, उनके इलाकों को कैसे प्रबंधन करें,
बचाएं, मैनेज करें, उसके बारे में उनको हक देने का है। तो अगर जो स्थानीय जनजातियों की जो काउंसिल है उनके रजामंदी से उद्योग आए तो क्यों ना आए, सिर्फ ये रोकता है ऐसे उद्योगों को जो किसी और के फायदे के लिए, यहाँ के नुकसान के लिए लाया जाए और यहाँ के लोग सिर्फ उसका खामियाजा जो नुकसान है वो उठाते रहेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी, और जो फायदा लेना चाहता है वो 12-15 साल में अपना जो भी निचोड़ना है निचोड़ के, जो सब्सिडी लेने हैं वो लेके, जमीन का वो करके, प्रदूषण करके चले जाएंगे। ऐसे उद्योगों को रोकना चाहिए, ये है। तो इससे रोजगारी खत्म नहीं होगी, बल्कि रोजगारी और स्थायी तौर पे रहेगी। बिना 6 शेड्यूल के जो रोजगारी आएगी वो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली होगी, दिखने में बहुत दिखेगा, उसके बाद इतना तबाही मच जाएगा कि रोजगारी छोड़िए, लोग रहने के काबिल नहीं रहेंगे। तो वो कल को ना सोचते हुए आज पार्टी है खा लो वाला उद्योग को हम उद्योग नहीं कहते हैं। उद्योग ऐसा लाइए जो सदियों तक चले, कृषि में हो, पर्यटन में हो, मगर स्थायी हो, दीर्घकालीन हो। तो वो यहाँ के लोग ज्यादा समझ सकते हैं, ना कि कोई जो 2 साल 3 साल के लिए यहाँ आया हो, उसको कुछ लेना देना नहीं हो, पहले की ना समझ है ना बाद में की डर है। तो ये जी 6 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में सर है हमारे वो, लेकिन मूल रूप से आया था आसाम के इलाके, आसाम के इलाके में खासतौर पर जो बोडोलैंड को एक ऑटोनोमस दिया गया, ऑटोनॉमी दी गई। तो आपने जरूर स्टडी किया होगा, तो क्या 6 शेड्यूल वहां पर इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद से उसके विकास में कुछ अंतर आया है? वहां के लोगों को वो अपनी आवाज को या अपने फैसलों को और अच्छे से करने में मदद मिली? बिल्कुल 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 मिली है। विकास इसका मुद्दा नहीं है, इसका मुद्दा संरक्षण है। संरक्षण के साथ विकास, ये है मुद्दा। अब अगर समझें आपकी हर चीज विकास के लिए हो, वो भी वो अंधाधुंध विकास जो आप पहले कह रहे थे, जो मैं कह रहा था, वो विकास नहीं है, वो विनाश है। आज का विकास दिखेगा, कल का विनाश होगा, उसके लिए नहीं। 6 शेड्यूल जो है वो संरक्षण के लिए, आज भी विकास हो, कल भी हो, परसों भी हो, भले ही थोड़ा सा हो मगर स्थायी हो। तो आप और जो स्थानीय जनजातियां उनका उनके इलाके पर कुछ काबू रहे। तो अगर आप बोडोलैंड जाएं, मेघालय जाएं, वो तो इसके नाम पे कसम खाएंगे। बिना 6 शेड्यूल के तो हमारा तो कोई नाम निशान नहीं होता, कौन आके क्या करके चला जाता, हम तो सिर्फ मतलब होटल हैं तो उनके बर्तन धोते, ऐसा हालत होता, हमारा कोई अधिकार नहीं होता। और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बाहर से ना आए भी तो वो उस तरह से समन्वय या प्रबंधन करें कि वो आगे भी रहे। 2 साल के लिए आए या 10 साल के लिए आके कचरा करके, जैसे आप समझते हैं जो यूज एंड थ्रो कल्चर है ना, अभी थाली हो, गिलास हो, सब यूज एंड थ्रो। अब हमारे जो पर्यावरण है या वादियां हैं, पहाड़ हैं, वो भी यूज एंड थ्रो हो जाएंगे। तो यहाँ के लोग यूज एंड थ्रो नहीं करेंगे, क्योंकि उनके बच्चों को भी जीना है। तो आके उद्योग लगा के निचोड़ के चला जाए, उससे बचाता है शिक्षा। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे बोडोलैंड के जो पहले सांसद भी थे, अभी आजकल स्पीकर हैं आसाम में, वो बोडो से आते हैं सर। तो उन्होंने भी मुझे इस बात बताई कि बोडो की जो भाषा है वो भी संस्कृत और तमिल की तरह उतनी ही पुरानी भाषा है, लेकिन उसके संरक्षण के लिए उनको काफी संघर्ष करना पड़ा था। तो और उसके बाद उनको पहचान मिली। वैसे ही लद्दाख की जो लैंग्वेज है वो भी काफी रिच एक लैंग्वेज है, तो उसको भी एक पहचान की जरूरत है, जो शायद 6 शेड्यूल से आपको लैंग्वेज की पहचान, संस्कृति की संरक्षण, या जैसे किसी भी जगह का व्यवस्था या प्रबंधन, मैनेजमेंट, उसके काउंसिल या असेंबली से होता है। तो आप अगर बोडोलैंड का देखेंगे तो जो वहाँ के स्थानीय जनजाति हैं उनके पास अधिकार है चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा अपने पॉलिसीज बनाने का। बाहर से चाहे जितने भी लोग आए, मगर जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो जो मूल स्थायी जनजाति हैं उनको अधिकार है। उनके लिए भी कुछ आरक्षित सीट हैं जो बाहर से आए, मगर जो पहले से हैं वो कैसे प्रबंधन करें, वो प्राथमिकता उन्हें दे। बिल्कुल। उसमें सर मेरा एक और आपसे प्रश्न है उसी से जुड़ा, कि ऑटोनोमस हिल काउंसिल जो बोडोलैंड की है, उसमें पूरा अख्तियारात जो है वो गवर्नर के पास होता है। गवर्नर जब चाहते हैं इलेक्शन उस तरीके से होता है। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन तो है, लेकिन पब्लिक के पास सारे अख्तियार उसमें भी नहीं है। क्या आपको लगता है कि लद्दाख को उससे भी कोई बेहतर सुविधा की जरूरत है, या वो आपके हिसाब से ठीक है? कहीं पे तो केंद्र का भी रोल होना चाहिए। हम एक तरह से मतलब आजादी की बात नहीं कर रहे हैं, हम भारत के हिस्से रहेंगे
तो कोई कनेक्शन केंद्र से होगा, वो गवर्नर के द्वारा या लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा होगा। उसमें हम इतना कर सकते हैं कि आप हस्तक्षेप के स्तर तक न लाइए, आशीर्वाद के स्तर तक रखिए, है ना। तो वो रिश्ता है, कोई भी देश जब चलता है तो इस रिश्ते के ताने बाने में चलता है। अगर वो हस्तक्षेप के स्तर पे होगा तो फिर आंदोलन होंगे, अगर वो आशीर्वाद के स्तर पर हो, एक दूसरे में भरोसे के स्तर पर हो, तो फूलेंगे फलेंगे। इसी तरह से यूरोपियन यूनियन हो या फेडरलिज्म अमेरिका का हो, उसी तरह से चलता है कि आप हम साथ हैं मगर छूट भी है, असली फेडरल स्ट्रक्चर जो जी जी जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर हस्तक्षेप बन रहा है तो दोनों पक्ष मिलके उसे इतना करेंगे कि रुके ना रहे, भारत रुका ना रहे, भारत आगे बढ़े, मगर आगे ऐसे बढ़े कि आज बढ़ा है तो कल भी बढ़े, परसों भी बढ़े। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैं शायद विकास विरोधी हूँ, नहीं, मैं विनाश विरोधी हूँ। एक सवाल और है सर, इलेक्शन है तो मुझे लगता है आप तो इसका जवाब देंगे नहीं, लेकिन फिर मेरा फर्ज है पूछने का। अभी जो एजेंडे या मैनिफेस्टोज लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं, आपको क्या लगता है कौन सा पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा ज़्यादा सूटेबल है लद्दाख के मसलों के हिसाब से? क्योंकि बीजेपी का तो मैंने देखा कि वो तो साफ मना कर चुके हैं कि 6 शेड्यूल का पक्षधर वो नहीं है। वो लोग तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की बात जरूर करते हैं, लेकिन 6ठे शेड्यूल का तो विरोध उन्होंने साफ किया है। तो और ऐसी स्थिति में आप किसी अगर देखिए, हम यहाँ आंदोलन पे, अनशन पे कोई 21 दिन, कोई 10 दिन भूखे रह के क्यों बैठे हैं, या अभी भी हम क्यों अपील कर रहे हैं कि वो हमारी सुने और अपने इस विचार को बदलें। हर पार्टी बदल के लद्दाख मैत्रीपूर्ण ऐसे नीति बनाएं। तो बीजेपी ने बहुत अच्छा बनाया था, जिसमें उन्होंने मैनिफेस्टो में ही पहले 1 नंबर पे और 3 नंबर पे 6 शेड्यूल ही रखा था। फिर बाद में उन्होंने थोड़ी आनाकानी, थोड़ी आगे पीछे की। तो फिर हम यहाँ पर बैठे हैं ताकि वो बदलें। अगर वो बदलें, अभी भी बदलें, 20 तारीख तक भी वो बदल के इसको नंबर 1 करें कि हम 6 शेड्यूल देंगे, हमसे शायद भूल चूक हुई क्योंकि ये हमारा ही वादा था, ऐसा वो कहते हैं, तो हमें उनसे कोई वो नहीं है कि उनके हम खिलाफ हैं। मगर नहीं करते हैं तो हाँ, कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय मैनिफेस्टो में रखा है, तो जरूर उनके मैनिफेस्टो में 6 शेड्यूल लद्दाख में लाने का वादा है। बीजेपी का पिछले बारी का है, इस बारी का मैंने मैनिफेस्टो देखा नहीं है। हम तो ये उम्मीद में यहाँ पर अनशन कर रहे हैं कि वो भी बदलेंगे और इस वक्त में वो सुनेंगे हमारी और बदलेंगे। अगर 20 तारीख तक भी बदलता है तो हमारा जो जिसको अच्छा लगे उसको सपोर्ट करें, नहीं बदलता है तो उसको करें जिन्होंने रखा है। आखिरी 2 बातें बस सर। पहले दफा हमने देखा कि आपकी लीडरशिप में एक ऐसा आंदोलन चला जिसमें करगिल और लेह एक साथ आए, एक पेज पे आए, एक जैसी डिमांड्स के लिए, लेकिन जैसे ही चुनाव आया फिर से वो बिखराव दिखने लगा। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कष्टदायक है। मैं तो ये सोचता हूँ कि हमें फिर आज और कल का नहीं देखना चाहिए। आज हमारा रीजन या हमारा रिलीजन क्या करेगा, आने वाले साल, महीने, पीढ़ियों में देखना चाहिए। इसलिए हमें मतलब अभी भी जैसा भी हालत हो उसमें भी लेह का कोई कारगिल के किसी में उम्मीद देखता है तो उसको करे, मगर कारगिल के लोगों को अगर लेह के किसी उम्मीदवार में उम्मीद दिखता है कि आगे जाके ये हमारे बच्चों के या पोतों पोतियों के समय में लद्दाख को एक अच्छा खुशहाल जगह रहने में सहयोग करेगा, तो वो करनी चाहिए, ना कि आज और कल के नफरत और इस तरह के बातों में आकर। यही कहूँगा। आखिरी बात, आपने रिएक्ट किया था सर एक ट्वीट पे जो करगिल के एक पॉलिटिशियन की तरफ से आया था। तो यूटी बनने के लिए लंबी डिमांड थी इस इलाके में, लेकिन वहाँ पर कहते हैं कि आज भी कश्मीर के साथ जाने में उन लोगों को, तो इस पर आपका विचार क्या है? नहीं, तो मैं यही पूछ रहा था कि ये कोई अपने जाति विचार तो लोगों के हो सकते हैं, अगर पूरे रीजन का, पूरे आबादी का हो तो फिर हम दुआ करेंगे और मेहनत करेंगे कि ऐसा ही हो। फिर अगर मतलब दुनिया में कोई भी इलाका खुश होना चाहिए, वो जहाँ चाहें जाने चाहिए। तो इसीलिए आपने सुना होगा रेफरेंडम्स होते हैं, प्लेबिसाइट्स होते हैं। तो अगर ऐसा सबका विचार है तो फिर कश्मीर में क्यों नहीं।
सर आपने हमें समय दिया, आपका इतना बिजी शेड्यूल है, आपको बहुत धन्यवाद। मेरे पीछे भी बहुत मीडिया के साथियों की कतार लगी है, हम लोग भी दिल्ली से आए हैं, वो जी, लोग भी जी। दिल्ली से आए हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। शुभकामनाएं आपको और आपके दर्शकों को। नमस्कार, धन्यवाद।